रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले समझ लेते हैं रिकंसिलेशन होता क्या है, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है और करते कैसे। आप लोगों ने आज तक दो चीज़ों के बारे में सुना रहेगा कि किसी भी तरीके के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री बनाई जाती है। उस जर्नल एंट्री को लेजर में कन्वर्ट किया जाता है, लेजर को ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट किया जाता है एंड ट्रायल बैलेंस को बैलेंस शीट में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड बैलेंस शीट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें एडजस्टमेंट्स वगैरह करके हम फाइनल अकाउंट, प्रॉपर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। उस फाइनल अकाउंट के अंदर तीन इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल, ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पीएनएल अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। ये तीनों मेन अकाउंट हमारे होते हैं। अब मेरे को बताओ कि ये तीनों अकाउंट का मेन रोल क्या होता है। आप ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हो? अगर आप बोलोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। तो जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट और लॉस क्यों बनाया जाता है? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और बैलेंस शीट के अंदर हम क्या लिखते हैं, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। इतना हमको पता है। आज तक हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड से लेकर टीवाई के फाइनेंशियल अकाउंटिंग तक हमने यही सीखा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, हर जगह पर हमने सिर्फ एक ही चीज देखी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रोल प्ले करता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट प्रॉफिट। अब हमें किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट भी मिल सकता है और लॉस भी मिल सकता है। तो ऐसा कंफर्म है क्या प्रॉफिट ही मिलेगा? नहीं। तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस कि आपको प्रॉफिट हुआ तो कभी ना कभी लॉस भी हो सकता है, लेकिन होता है। तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमको मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस। इस प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग कहते हैं नेट प्रॉफिट। क्या कहते हैं हम लोग? नेट प्रॉफिट। और इसे हम लोग अब कहेंगे फाइनेंशियल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे हम लोग? याद रखने के लिए मैं यहाँ पे नेट लिख देता हूँ, नेट प्रॉफिट एंड लॉस। उसको हम लोग क्या लिखेंगे? फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाइल प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम क्या क्या चीजों को रिकॉर्ड करते थे? अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लिखते थे? ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑल फैक्ट्री इनकम्स। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखते थे? ऑफिस के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, बैड डेट, डेप्रिसिएशन, ऑल सब कुछ लिखते थे। और तब जाके हमको क्या मिलता था? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। लेकिन जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, जब हम लोग किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो क्या उस प्रोडक्ट को बनाने के टाइम पे हम ट्रेडिंग बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होता है? फैक्ट्री में होता है, प्रोडक्शन साइकिल में होता है। इन सिंपली वर्ड हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसका हमें कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना होगा। उस कॉस्ट स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कॉस्ट शीट। क्या बोलते हैं हम लोग? और एज यू नो आप लोगों ने कॉस्ट शीट अभी तक पढ़ा हुआ है। कॉस्ट शीट में कभी ट्रेडिंग का नाम सुना है? नहीं। कभी पीएनएल का नाम सुना है? नहीं। कभी बैलेंस शीट आइटम्स के नाम सुना है? नहीं। कॉस्ट शीट के अंदर भी हम कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, कुछ ना कुछ इनकम्स देखते हैं, लेकिन क्या सारे के सारे एक्सपेंसेस, सारे के सारे इनकम्स वहां पर आएंगे क्या? नहीं। इन सिंपल वर्ड कॉस्ट शीट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। कॉस्ट शीट के अंदर हम क्या करते हैं? कॉस्ट रिलेटेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जितने भी कॉस्ट है उसको रिकॉर्ड करते हैं। और ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने के बाद हमें क्या मिलता है? कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। अरे हाँ है ना, लास्ट में हम लोग देखा रहेगा ना, आप लोग ने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेस गो टू प्राइम कॉस्ट, एड फैक्ट्री, फिर ऑफिस, सेलिंग, सब कुछ करने के बाद लास्ट में आपको सेल से पहले क्या मिलता है? प्रॉफिट एंड लॉस। उस प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग कहेंगे कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या 99.99% केसेस में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी जो फाइनल अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस है और कॉस्ट शीट का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, दोनों के प्रॉफिट एंड लॉस में फर्क है। मान लो आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट आ रहा है 10,000 रुपया, लेकिन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आपको आ रहा है सिर्फ 1,000 रुपया।
तो आप लोग बोले यार ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं कि हमारा कंपनी का फिनेंशियल प्रॉफिट या फिनेंशियल एक्सपेंसेस या सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद, कॉस्ट शीट वगैरह प्रिपेयर करने के बाद हमें जो भी इनकम एक्सपेंस मिलेगा वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। लेकिन अगर दोनों तरीके के प्रॉफिट में डिफरेंस है तो भाई गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, पीएनएल सब कुछ बनाने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट और कॉस्टिंग प्रॉफिट दोनों में क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है। हो सकता है यहां पे प्रॉफिट है यहां लॉस हो सकता है यहां पे प्रॉफिट हो यहां लॉस हो, यानी इसका मतलब देयर इज अ डिफरेंस इन फाइनेंशियल प्रॉफिट एज वेल एज कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, दोनों के प्रॉफिट और लॉस में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो ये दोनों के डिफरेंसेस को कम करने के लिए, हटाने के लिए हमें करना पड़ेगा रिकंसिलिएशन। क्या करना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन। वापस बोल रहा हूं, मुझे लगता है मेरे अकाउंट में 5,000 रुपया है, मुझे ऐसा लगता है मेरे अकाउंट में 5,000 रुपीज है, मुझे लगता है, यानी मेरे पास इन हैंड कितना है, 5,000 ऐसा मुझे लग रहा है। कोई पूछे सर आपके बैंक बैलेंस क्या है, मैं बोलूंगा 5,000 रुपया है। लेकिन जब मैं बैंक में गया पासबुक को अपडेट कराने के लिए, तब मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट में तो 5,900 रुपया है। मैंने बोला 5,900 कैसे आया, तो चेक किया मैंने, तो चेक करने के बाद पता चला कि मुझे इंटरेस्ट भी मिला है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। हो सकता है तो आज के बाद मेरे को कोई पूछा है सर आपका बैंक बैलेंस कितना है, तो मैं कितना बोलूंगा, 5,900। यानी मैंने क्या किया, मेरे पास जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड और बैंकिंग रिकॉर्ड दोनों को क्या किया, मैचअप कर दिया। मैच करने के बाद जो डिफरेंसेस आ रहा था वो डिफरेंसेस फाइंड करने को क्या कहा जाता है, रिकंसिलिएशन। और वही चीज हम यहां पर भी करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कॉस्ट शीट दोनों को कंपेयर करते हैं और कंपैरिजन करने के बाद हमें मिलता है दोनों के बीच का डिफरेंस। उस डिफरेंसेस को एडजस्ट करने को हम लोग बोलते हैं रिकंसिलिएशन। क्या बोलते हैं, रिकंसिलिएशन। अंडरस्टूड, हाँ है ना। अब मेरे को अब इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करके बताता हूं। मानो मैंने ये मार्कर बनाया और मार्कर बनाने का टोटल कॉस्ट आता है 18 रुपए। कितना, मैंने प्रोडक्ट बनाया, मतलब मैं कॉस्ट शीट की बात करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, दो अलग अलग, कभी भी याद रखो, कभी भी जब कॉस्ट शीट की हम लोग बात करते हैं तो कॉस्ट शीट बनाने की पूरी जिम्मेदारी कॉस्ट अकाउंटेंट की होती है। किसकी होती है, कॉस्ट अकाउंटेंट। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है चार्टेड अकाउंटेंट के पास। आई थिंक सही था। ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, समझ लो, स्पेलिंग वगैरह ऊपर नीचे रहेगा, देख लेना। तो दो अकाउंटेंट है। अगर मैं बोलूंगा बेटा तो सेल संभाल, तो सेल वाला सेल की जिम्मेदारी लेगा कि परचेज की भी लेगा, जिसको जो काम दिया गया वो अपने हिसाब से देखेगा। कॉस्ट अकाउंटेंट को बोला मैंने माल खरीदा, हाँ खरीदा, चलो रिकॉर्ड करो। मैंने बोला माल लाने के लिए मैंने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किया, हाँ आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक था, आपने कैरेज इन्वर्ट किया, फ्राइट इन्वर्ट किया, ऑयल गैस एंड वाटर किया, वेजेस पेड किया, आपने एक्सपेंसेस किए है, आपने फैक्ट्री का रेंट भरा, फैक्ट्री का सब कुछ किया, सब कुछ आपने किया, बहुत अच्छी बात है। जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो सारी चीजें कौन रिकॉर्ड करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने कॉस्ट अकाउंटेंट को बोला यार अपने को पैसा भी मिला। उसने बोला पैसा कहाँ मिला, मैंने बोला यार डिविडेंड मिला था ना, अपन ने कंपनी में पैसा लगाया था, अपने को 5,000 रुपया डिविडेंड मिला। कॉस्ट अकाउंटेंट बोलेगा इसका प्रोडक्ट से क्या लेना देना, बोला हाँ नहीं लेना देना, तो वो रिकॉर्ड करेगा क्या, नहीं। लेकिन अगर यही चीज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलूं तो करेगा, क्योंकि इट इज एन इनकम फॉर द बिजनेस। मैंने क्या बोला, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड मिला, ये मेरे लिए इनकम है, लेकिन वो प्रोडक्ट का इनकम है क्या, नहीं। तो वो प्रोडक्ट का इनकम नहीं है, तो जो प्रोडक्ट का इनकम नहीं वो कॉस्ट शीट में आएगा क्या, नहीं, लेकिन वो फाइनेंशियल में तो आएगा ना। इस वजह से क्या होता है, डिफरेंसेस जनरेट होता है, क्योंकि एक ने रिकॉर्ड किया और एक ने रिकॉर्ड नहीं किया। कॉस्ट अकाउंटेंट ने बोला मार्कर आपने 18 रुपए में बनाया तो मैं बेचूंगा 18 रुपए में, तो 18 इंटू दैट कर दिया, आपका 18 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन फाइनेंशियल वाले ने बोला भाई तूने प्रोडक्ट बनाया, अपने माल तो बेच दिया 18 के हिसाब से, लेकिन उसके बाद के खर्चे भी तो हमारे हैं, ऑफिस देखना है, ऑफिस का रेंट है, ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ खर्चे हैं, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, शाहरुख खान आके हमारा मार्कर बेच रहा है
एज एम्बेसडर बन के उसको भी फीस वगैरह देना है, तो इस वजह से कॉस्ट का जो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसके वजह से सेलिंग प्राइस हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो एज पर कॉस्ट डिपार्टमेंट हमारा सेलिंग प्राइस 18 है, बट एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज पर फाइनेंशियल अकाउंटेंट हमारा सेलिंग प्राइस 22 रुपया है। पॉसिबल है? तो वो 18 के हिसाब से रिकॉर्ड करेगा और ये 22, तो डिफरेंसेस तो आने ही वाले हैं ना भैया, दोनों के प्रॉफिट में तो क्या आएगा? डिफरेंसेस। तो यही दो डिफरेंसेस को रेक्टिफाई करना है, एडजस्ट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिकंसिलिएशन। अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया जाएगा? तो हमें क्वेश्चन के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट दो दिया जाएगा। उसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट्स दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? एडजस्टमेंट्स। और इस एडजस्टमेंट के बेसिस पर हम बनाएंगे कॉस्ट शीट। क्या बनाएंगे हम लोग? कॉस्ट शीट। अंडरस्टूड? हाँ है ना? क्या बनाएंगे? कॉस्ट शीट। अब ये दोनों को हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। दोनों को क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपैरिजन करने के बाद आपको डिफरेंसेस पता चलेगा। ट्रेडिंग और पीएनएल में आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा। एग्री? कॉस्ट शीट बनाने के बाद आपको क्या मिलेगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट या कॉस्टिंग लॉस मिलेगा। एग्री? अब ये दोनों के बीच का आपको क्या करना है? डिफरेंसेस निकालना है। और डिफरेंसेस निकालने के लिए आप एक अकाउंट बनाते हो, मेमोरेंडम। क्या बनाते हो? मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या मेमोरेंडम अकाउंट बनाओ। कौन सा अकाउंट? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम अकाउंट क्या होता है? जो रिकंसाइल करने में हमें मदद करता है। सिंपल, क्या करने में मदद करता है? रिकंसाइल। रिकंसिलेशन करने के लिए मेमोरेंडम अकाउंट हमें क्या करता है? मदद करता है। इसका फंडा क्या है? सिंपल, आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आप अपना सम कहां से स्टार्ट करना चाहते हो। मतलब आप अपना सम फाइनेंशियल प्रॉफिट से स्टार्ट करना चाहते हो या कॉस्टिंग प्रॉफिट से। पहले मुझे क्या डिसाइड करना है, पहले वो सोचो। हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक मेरा नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस, दोनों में से एक, और एक है मेरा कॉस्टिंग प्रॉफिट या कॉस्टिंग लॉस। ऐसा तो मेरे पास दो स्टेटमेंट है, एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट का कॉस्ट शीट। मैं बोलूंगा यार दोनों का प्रॉफिट कैसे गलत आ रहा है, तू दिखा तेरा अकाउंट, तू भी लेके आ, दोनों का अकाउंट साथ में रखूंगा ना। तो स्टार्ट कहीं से तो करना पड़ेगा कि दोनों ऐसा देखूंगा, अरे ये भी ओपनिंग स्टॉक ये भी है, तो कैसा मालूम पड़ेगा? एटलीस्ट वी हैव टू स्टार्ट विद द समवन। कॉस्टिंग से चालू करूंगा या फाइनेंशियल से? तो अच्छा, किससे चालू करने का अपने को मालूम होना चाहिए। अभी सर मैंने कॉस्टिंग से चालू किया तो मेरा आंसर गलत आएगा क्या? नहीं, तो भी राइट आएगा। आपने फाइनेंशियल से स्टार्ट किया, कॉस्टिंग वाला राइट आएगा। हाँ, मतलब इट डिपेंड ऑन अस कि हमें कहां से स्टार्ट करना है। सिंपल एडवाइस देता हो प्रॉफिट से स्टार्ट करने का। कहां से? दोनों में प्रॉफिट है तो टेंशन ही नहीं, दोनों में लॉस है तो भाई लॉस से स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। दोनों में प्रॉफिट है तो दोनों में से कहीं से भी स्टार्ट करो, चाहे ये वाला चालू करो चाहे ये, है ना। फाइनेंशियल प्रॉफिट है, कॉस्टिंग प्रॉफिट है, दोनों ही प्रॉफिट में, तो चाहे फाइनेंशियल से स्टार्ट करो चाहे कॉस्टिंग से चलेगा। अगर मैं फाइनेंशियल से स्टार्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? आंसर कॉस्टिंग का। और अगर मैं कॉस्टिंग का से स्टार्ट करता हूं तो आंसर क्या मिलेगा? फाइनेंशियल। एक और एग्जांपल देता हूं, मेरा फाइनेंशियल प्रॉफिट है 10,000 रुपया। कितना? 10,000। और मेरा कॉस्टिंग प्रॉफिट है 1,000 रुपीज। अगर मैं फाइनेंशियल से स्टार्ट करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए? 1,000। क्या मिलना चाहिए? क्योंकि मेरा कॉस्टिंग प्रॉफिट कितना है? 1,000, और मिल गया, मतलब आंसर करेक्ट है। और अगर मैं कॉस्टिंग से स्टार्ट करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए? फाइनेंशियल, 10,000 मिलना चाहिए, यानी आपका आंसर क्या है? करेक्ट है। अगर प्रॉफिट की जगह पे लॉस है तो भी टेंशन नहीं, तो आपको प्रॉफिट किससे चालू करना पड़ेगा? लॉस से ही। वही प्रॉफिट, मतलब वही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अगर फाइनेंशियल लॉस से स्टार्ट किया है तो आंसर क्या मिलना चाहिए? कॉस्टिंग लॉस 1,000। और अगर कॉस्टिंग लॉस से चालू किया तो आंसर क्या मिलना चाहिए? फाइनेंशियल लॉस। सिंपल, एक प्रॉफिट और एक लॉस है,
तब क्या करना, कहीं से भी करो, लेकिन एडवाइस रहेगा प्रॉफिट से स्टार्ट करो। एडवाइजेबल यही रहेगा कि आप कहां से स्टार्ट करो, प्रॉफिट से। इतना समझा? मतलब इट डिपेंड ऑन अस कि हम कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं देखो तुम लोग बोलेगा सर अगर कहीं से भी स्टार्ट करो, समझ में तो आ गया, लेकिन अपने को कैसे मालूम पड़ेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, समझा? सीए मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग, एफए मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सर दोनों में मतलब क्या है? अगर मैं यहां पर लिखता हूं नेट प्रॉफिट, क्या लिखता हूं? नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या लिख रहा हूं? तो मेरे को आंसर क्या मिलना चाहिए बेटा? कॉस्टिंग प्रॉफिट। मैंने यही बोला ना, हमें क्या मिलना चाहिए? कॉस्टिंग प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट, यही बोला। और अगर आपने कॉस्टिंग से चालू किया तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट, तो नीचे क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। सिंपल। कॉस्टिंग से चालू किया तो आंसर क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट से चालू किया तो, अगर आपने नेट प्रॉफिट से चालू किया, किससे चालू किया? नेट प्रॉफिट, तो आपको ये वाला यहाँ इस्तेमाल करना है, हाँ ना? और अगर आपने कॉस्टिंग से स्टार्ट किया तो आपको किससे स्टार्ट करना है? कॉस्टिंग से। सिंपल। दोनों में क्या करना है? माइनस। क्या करना है अपने को? नहीं समझा? वापस बोल रहा हूं, अपने पास ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमको उसके हिसाब से कॉस्ट शीट बनानी। कॉस्ट शीट का प्रॉफिट आएगा, फाइनेंशियल प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट आएगा। अगर मैं नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करता हूं तो नेट प्रॉफिट ऊपर, कॉस्टिंग प्रॉफिट नीचे। और अगर मैं कॉस्टिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करता हूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? नेट प्रॉफिट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वाइस एंड वर्सा। अगर मैं फाइनेंशियल से स्टार्ट करता हूं तो फाइनेंशियल माइनस कॉस्टिंग, और अगर मैं कॉस्टिंग से स्टार्ट करता हूं तो कॉस्टिंग माइनस फाइनेंशियल। समझा? हाँ है ना? पक्का? ये दोनों चीजें समझे कि किसमें क्या माइनस करना है। तो इट डिपेंड ऑन अस कि हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरा, मेमोरेंडम अकाउंट में दो साइड होता है, एक साइड होता है डेबिट, दूसरा साइड होता है क्रेडिट। डेबिट साइड मतलब प्रॉफिट, क्रेडिट साइड मतलब लॉस। डेबिट साइड मतलब प्रॉफिट, क्रेडिट साइड मतलब लॉस। मैंने कहां से स्टार्ट किया? प्रॉफिट से, तो लॉस वाला क्या आएगा? माइनस, है ना? वापस बोल रहा हूं, मैंने कहां से स्टार्ट किया? तो यहां पे क्या लिखा मैंने? प्लस। लास्ट में आंसर प्रॉफिट ही आएगा। मैंने अगर लॉस से स्टार्ट किया, मैंने अगर लॉस से स्टार्ट किया तो यहां पे प्लस और यहां पे माइनस आएगा। समझा? वापस बोल रहा हूं, मैंने कहां से स्टार्ट किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। वापस बोल रहा हूं, ये जो चीजें मैं समझा रहा हूं ना, शायद थोड़ा सा बाउंसिंग जाएगा, लेकिन जब पहला सम करोगे ना तो उसमें 101% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वर्क कैसे अकाउंट्स कभी भी किसका परफेक्ट होता है? जो कम से कम एक या दो सम किया रहता है। हाँ थोड़ा सा लगता है क्योंकि नंबर्स नहीं है ना हमारे पास। अगर मेरे पास छोटा सा नंबर्स होगा तो मैं फटाफट कर सकता हूं। फिलहाल के लिए मैं जो समझा रहा हूं थोड़ा सा जोर लगा के सीखो। मैंने क्या बोला? मैंने चार चीजें इंपॉर्टेंट बताई। मैंने चार इंपॉर्टेंट चीजें बताई कि भैया सबसे पहले रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करने के लिए मेरे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल अकाउंट होना चाहिए। अरे जब मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोल रहा हूं इसका मतलब मेरे पास कौन सा रहना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ कंपैरिजन करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? कॉस्ट शीट। अच्छा, क्वेश्चन में अगर कॉस्ट शीट बना के दिया तो सोने पे सुहागा, टेंशन नहीं दिया है तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंपैरिजन ये दोनों के बीच में होगा। दूसरा, कंपैरिजन करने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम बनाएंगे। मेमोरेंडम बनाएंगे, हाँ है ना? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का काम होता है दोनों के बीच के डिफरेंसेस देखना। अब मेमोरेंडम दो तरीके से चलता है, सीए माइनस एफए या एफए माइनस सीए। अच्छा, मेरे ऊपर क्या, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कहां से स्टार्ट करो? तो भाई ये भी मेरे ऊपर डिपेंड है कि मुझे सम कहां से स्टार्ट करना है। अगर मैं फाइनेंशियल से स्टार्ट करना चाहता हूं, अगर मैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना चाहता हूं तो मेमोरेंडम का जो फॉर्मेट रहेगा वो एफए माइनस सीए का रहेगा। एफए माइनस सीए कब? जब मैं प्रॉफिट कहां से स्टार्ट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से स्टार्ट करूंगा तब।
लेकिन अगर 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 मैंने कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट किया तो CA माइनस FA, CA माइनस FA, ये दो चीजें समझ के लो कि ये किसके ऊपर डिपेंड है भैया, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको सम कहां से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। उसके अलावा डेबिट प्रॉफिट इज ऑन डेबिट साइड, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस। लॉस इज ऑन क्रेडिट साइड, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस, है ना। प्रॉफिट जिसको कहां लिखेंगे, डेबिट साइड, जिसको आंसर क्या लिखेंगे, प्लस। लॉस जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड, जिसको क्या लिखेंगे, माइनस। अगर मैं सम लॉस से स्टार्ट करूंगा, अगर मैं सम लॉस से स्टार्ट करूं, मैं सम कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, लॉस से, तो ये प्लस हो जाएगा तो प्रॉफिट क्या जाएगा, माइनस। यानी ये भी किसके ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर, ठीक है। तब जाके आपको डिफरेंसेस मिलेगा और वो डिफरेंसेस को यहां पर आपको एडजस्ट करना है, और वो जब एडजस्ट करोगे तो कुछ आइटम आपको प्लस में दिखेगा और कुछ आइटम्स आपको माइनस में दिखेगा। और जब यहां से आप चालू करोगे ऐड वाला आइटम, लेस वाला आइटम, तो ये ऑटोमेटिकली आंसर आपको मिलेगा जो आपका रिकंसिलिएशन का टाइम आएगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, रिकंसिलिएशन थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है लेकिन बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि एक चीज हमको बनाई रहती है, एक चीज हम बनाते हैं, और इस चैप्टर में हमारा कॉस्ट शीट पूरा रिवाइज होता है, पूरी कॉस्ट शीट हमारी रिवाइज हो जाती है। तो एक चैप्टर, एक दो, मतलब रिकंसिलिएशन से कॉस्ट शीट पूरा रिवाइज हो गया। उसके अलावा रिकंसिलिएशन करने के लिए मेमोरेंडम बनाता है, तो मेमोरेंडम और रिकंसिलिएशन दोनों साथ में चलता है, क्योंकि CA और FA हम लोगों को साथ में लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो जब तक आप इसका एक सम नहीं करोगे, दो सम नहीं करोगे, तब तक आपको शायद डिफिकल्टी आएगी कि जो मैं कहना चाहता हूं वो क्या है, ठीक है।